तो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का सेकंड अध्याय चल रहा है। मानव जनजातियां चल रहा है। जनजातियां हमारे सिलेबस में 4 महत्वपूर्ण जनजातियों को ऐड किया गया है। 2 जनजातियों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, एस्किमो और बुशमैन के बारे में। 2 जनजातियां हमारी भारत की जनजातियां हैं, भील और गौड़, जो अभी शेष रही है। तो आज अपन भील जनजाति पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग डालो, भील जनजाति। आज हमारा पूरा फोकस भील जनजाति पे रहेगा। सामान्यतः मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी जनजाति का अध्ययन हम किन बिंदुओं के तहत करेंगे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि यदि किताब ने उसकी शब्द व्युत्पत्ति दी है तो हमें शब्द को भी पढ़ना है। उसके बाद उनकी शारीरिक रचना को पढ़ना है। वो किस वातावरण में निवास कर रही हैं उनके बारे में पढ़ना है। उनके निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। अर्थव्यवस्था में आजीविका स्रोत क्या है, भोजन क्या है, वस्त्राभूषण की क्या स्थिति है, उसको पढ़ना है। निवास गृह, घर कैसे हैं, उसको पढ़ना है। फिर उसकी सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाएं क्या है, उसको पढ़ना है। और फिर हमें देखना है कि उस संस्कृति का वातावरण एडजस्टमेंट क्या है उस जनजाति का। और फिर हमें आना है कि उस जनजाति में वर्तमान में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो भील जनजाति में सबसे पहले किताब ने शब्द व्युत्पत्ति दी है, तो अपन शब्द व्युत्पत्ति पढ़ते हैं। तो भील जनजाति की शब्द उत्पत्ति को लेकर के भी हमारी किताब ने कुछ मत दिए हैं। शब्द उत्पत्ति, या हम शब्द की उत्पत्ति भी पढ़ेंगे और भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। 4-5 मत है। वैसे एक मत थोड़ा ज्यादा सर्वमान्य है कि संस्कृत भाषा में भील शब्द एक बिलु मूल क्रिया से आया है। बिल मूल क्रिया से आया है। और जो बिल मूल क्रिया है उनका इस्तेमाल वध करने या मारने जैसे शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हो सकता है कि एज ए शिकारी के रूप में इन लोगों को बिलु से भील कन्वर्ट हुआ होगा। और द्रविड़ियन भाषा में भी बिलु शब्द चलता है और संस्कृत में बिल शब्द चलता है। तो अपन थोड़ा सा शब्द व्युत्पत्ति और इनकी उत्पत्ति को नोट करके लिख लेते हैं। तो आप लिखो बाई पॉइंट और फिर हम उत्पत्ति को समझते हैं। तो नंबर 1 इधर देखो, ये सारी चीजें हो गई। कम से कम 6 मत है जो इनकी उत्पत्ति से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण मत के बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला जो मत है, हमें एक मत के बारे में जानकारी रखनी, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न यहां से कहीं से भी उठ सकता है। पहला मत ये कहता है कि ये जो भील शब्द है वो संस्कृत के बिल शब्द से आया है और वो शब्द संस्कृत की क्रिया के मूल रूप में चलता है। यानी संस्कृत का बिल शब्द संस्कृत की एक क्रिया है और उस क्रिया का हिंदी में अर्थ होता है वेदना, वध करना या मारना। इसका मतलब मारने वाला, वध करने वाला जो इंसान था उसके लिए ये शब्द प्रयुक्त होने लगा और उन्हीं इंसानों को भील कहा जाने लगा। क्लियर? तो ये होगी पहली थ्योरी, संस्कृत क्रिया मूल के रूप में भेदना, वध करना या मारना। दूसरा शब्द द्रविड़ भाषा का है। द्रविडियन लैंग्वेज का एक फैक्ट दिया है। द्रविडियन लैंग्वेज का एक शब्द है बिलु, और जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं तीरंदाज।
तो ये थ्योरी उस रूप में भी बैठ सकती है कि बीलू शब्द से बील शब्द बना है और बीलू का अर्थ तीरंदाज था, मतलब जो लोग तीरंदाजी में कुशल थे उन्हें हमें इन जनजाति के रूप में व्यक्त करना शुरू कर दिया। तीसरा जो हमारा थ्योरी है वो महादेव के पुत्र निषाद से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। किताब ने एक किंवदंती बताई है कि निषाद ने महादेव के नंदी को मार दिया था और महादेव ने उसे दंड स्वरूप घर से निष्कासित कर दिया और ये जंगलों में चले गए और उनके बाद जो निषाद की संतानें पैदा हुई वो भील कहलाई। तीसरी थ्योरी कंप्लीट हो गई महादेव के पुत्र निषाद से। चौथी थ्योरी महाभारत के काल की बताई जाती है कि महाभारत काल के दौरान एक एकलव्य नाम का इंसान हुआ जो बहुत ही खतरनाक तीरंदाज था और उस एकलव्य की वंशज भील कहलाए। ये महाभारत काल की थ्योरी है। किताब कहती है कि रामायण काल में सबरी भीलनी का उल्लेख भी मिलता है दंडकारण्य क्षेत्र में, उसका संबंध भी भील से था। तो पांचवी थ्योरी हो गई रामायण काल की। छठी थ्योरी जेम्स टोड कहता है, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का लेखन करने वाला विद्वान कहता है कि अरावली क्षेत्र के अंदर कुछ निवासी थे, कुछ लोग थे जो महाराणा प्रताप की सेना में थे और जिन्होंने मुगलों को हराया था, वो लोग ही जो कुशल तीरंदाज, हस्तपुष्ट, ईमानदार, सौम्य स्वभाव के स्वामी भक्त लोग थे, वो भील थे जो अरावली क्षेत्र में रहते थे। कर्नल जेम्स टोड कुछ भील रियासतों का जिक्र भी करता है। एक नंबर का प्रश्न बन सकता है प्राचीन काल में भील लोगों का शासन कहां था, तो चार चीजें आपको बतानी है। नंबर 1 डगारिया क्षेत्र डूंगरपुर का है। नंबर 2 बासिया क्षेत्र बांसवाड़ा का है। नंबर 3 कोटिया क्षेत्र कोटा का है और नंबर 4 देवा क्षेत्र उदयपुर का है। तो ये हो गया इनके शासन की 4 रियासतें। तो मूल रूप से भील जनजाति की शब्द व्युत्पत्ति को लेकर के 6 मत है। संस्कृत के क्रिया मूल रूप में जिसका अर्थ भेदना, वध करना, मारना है, उससे इनकी उत्पत्ति मानी है। द्रविड़ियन भाषा का बीलू जिसका अर्थ होता है तीरंदाज, महादेव के पुत्र निषाद के वंशज, महाभारत काल में एकलव्य, उनका संबंध भी इसी से था। रामायण काल में सबरी का संबंध भी इसी से था। कर्नल जेम्स टोड अरावली क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो प्रताप की सेना में थे भील मानते हैं। जेम्स टोड कहता है कि प्राचीन काल में इनका शासन भी रहा था। तो शासन कहां रहा था? 4 महत्वपूर्ण रियासतें हैं जहां इनका शासन रहा था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर में। डूंगरपुर का जो बेल्ट था वो डगारिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। बांसवाड़ा का जो बेल्ट था वो बासिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। कोटा का जो बेल्ट था वो कोटिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और उदयपुर का देवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो ये हो गई इनकी शब्द और इनकी उत्पत्ति, शब्द व्युत्पत्ति और खुद इनकी उत्पत्ति। उसके बाद जो सेकंड हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा इनकी शरीर रचना। तो दूसरी हेडिंग डालो शारीरिक बनावट या शरीर रचना। वैसे भारत के ये आदि पुरुष है, मैं इसको पूर्ण रूप से किसी प्रजाति के साथ तो नहीं जोड़ सकता कि वो उक्त मानव की प्रजाति से इनका संबंध है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है जो भारत के अंदर द्रविड़ियन रूप में माई जाती है, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति जिसका द्रविड़ियन समूह चलता है भारत में, द्रविड़ियन समूह से इनका लिंक हो सकता है जो शरीर रचना के हिसाब से स्पष्ट होता है। तो इनकी शरीर रचना की किताब ने जो विशेषता दी है
उनको अपन बाई पॉइंट नोट करेंगे। तो शरीर रचना में नंबर 1 लिखो, ये शरीर रचना है। 4 विशेषता दी है किताब ने। सामान्यतः ये विशेषता मुझे ऑस्ट्रेलाइड के साथ साथ निग्रो प्रजाति से भी मिलती है, लेकिन निग्रो प्रजाति की मूल विशेषताओं में जैसे बालों की विशेषता है या उनके स्वभाव की जो विशेषता है, उनमें और इनमें थोड़ा फर्क है और इनमें आधुनिक बदलाव आ गए, इसलिए मूल रूप से ये निग्रो नहीं रहे हैं। शरीर रचना की बात करें तो इनकी हाइट है वो छोटी होती है, कद है वो इनका छोटा होता है। कद छोटा, रंग काला। नाक की बात करें चौड़ी नाक। आंख की बात करें लाल आंखें, मीडियम मध्यम साइज की। तो 4 विशेषता होगी शरीर की। नाटा कद यानी छोटा कद, बोने कद के होते हैं, काले रंग के होते हैं, चौड़ी नाक के होते हैं और लाल आंखों के होते हैं। किताब ने भील जनजाति के लोगों का एक स्वभाव भी बताया है। इनका नेचर क्या है? बड़े ही सौम्य स्वभाव के होते हैं, परिश्रमी लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं, चोरी को ये पाप समझते हैं, स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं और स्वाभिमानी होते हैं। स्वतंत्रता प्रेमी होंगे, स्वाभिमानी तो होंगे ही होंगे। स्वाभिमानी थे इसीलिए तो महाराणा प्रताप की सेना में अजय योद्धा लड़े थे। तो स्वभाव परिश्रमी, ईमानदार, चोरी नहीं करने वाले और स्वतंत्रता प्रेमी, ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। इससे पूर्व ये 2 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो इन्हें अपन नोट करके रखें। तो एक बहुत ही अच्छा चैप्टर हमने क्लियर कर लिया, भील जनजाति, उत्पत्ति और शरीर रचना। उसके बाद भील जनजाति की अर्थव्यवस्था आएगी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, भीलों की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से पहले निवास क्षेत्र को और पढ़ लेते हैं। अर्थव्यवस्था से पहले हेडिंग डालो, अगली हेडिंग निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र। अभी तक जो पूर्व वाली जनजाति पढ़ी थी वो विश्व स्तर की जनजातियां थी, ये जनजाति भारत की है, तो इनका निवास क्षेत्र मूलतः भारत होगा। भारत में कौन से क्षेत्र है, कौन से राज्य है, उनके बारे में अपन थोड़ा नोट्स लिख लेते हैं। लिखो, ये निवास क्षेत्र है, स्पेशली ये भारत में मिलेंगे। भारत में अरावली बेल्ट, विंध्याचल बेल्ट और सतपुड़ा बेल्ट। अरावली बेल्ट ये राजस्थान का हिस्सा है, विंध्याचल बेल्ट ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है और सतपुड़ा बेल्ट विंध्याचल में मध्य प्रदेश और गुजरात का हिस्सा भी आएगा, सतपुड़ा बेल्ट जिसमें एमपी और महाराष्ट्र का हिस्सा भी आएगा। पहले तो 3 पर्वत श्रेणियां याद रखनी है। निवास क्षेत्र भारत में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। भाई मैप इसे अपन समझने की कोशिश करें। ये अरावली का बेल्ट है, ये अपने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला, मालवा का पठार और ये विंध्याचल का बेल्ट हो गया पूरा पूरा। ये बेल्ट विंध्याचल का है जिसमें ये एमपी का हिस्सा भी आएगा और ये गुजरात का हिस्सा भी आएगा और ये राजस्थान का हिस्सा भी आएगा। अरावली ये राजस्थान पड़ता है। उसके बाद ये सतपुड़ा का बेल्ट है, ये महाराष्ट्र आएगा और ये एमपी का हिस्सा आएगा। 4 राज्यों में मिल गया, अरावली बेल्ट, विंध्याचल बेल्ट और सतपुड़ा बेल्ट। थोड़ा सा अपन इन 4 जिलों के, इन 4 राज्यों के अलग अलग क्षेत्र देख लें। राजस्थान में कहां मिलेगा? बांसवाड़ा,
उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में। चारों ही एक दूसरे के पड़ोसी जिले हैं। ये अरावली बेल्ट है पूरा का पूरा। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। राजस्थान के मैप में थोड़ी दृष्टि डालें। यदि अपन बात करें बांसवाड़ा की, ये बांसवाड़ा है, ये बांसवाड़ा का एरिया हो गया। इसके पास पड़ता है डूंगरपुर का क्षेत्र, ये डूंगरपुर का क्षेत्र है। बांसवाड़ा का क्षेत्र, डूंगरपुर का क्षेत्र। उदयपुर, ये इसके पास पड़ता है उदयपुर का एरिया, ये उदयपुर का क्षेत्र है। और चित्तौड़, ये प्रतापगढ़ का एरिया है, प्रतापगढ़ का एरिया है। और ये चित्तौड़ का एरिया पड़ेगा। चित्तौड़ का एक भाग यहां पर भी है। तो राजस्थान के इस बेल्ट में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये चार मुख्य जिले हैं। उसके बाद एमपी की बात करें, धार, झाबुआ और रतलाम, तीन जिले, धार, झाबुआ और रतलाम। गुजरात की बात करें, पंचमहल और बड़ोदरा, दो जिले गुजरात के आएंगे। राजस्थान के पड़ोसी जिलों के रूप में पंचमहल और बड़ोदरा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के 5 जिले हैं, औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और धुले। इन्हें भी अपन बाई मैप स्टडी करें। वैसे बड़े रूप में पहले मैंने आपको बताया था। या यदि अपन इन्हें और संक्षिप्त में जानने की कोशिश करें, यदि अपन उदयपुर की बात करें तो ये बेल्ट है उदयपुर का, ये है डूंगरपुर का और ये है बांसवाड़ा का और ये है चित्तौड़गढ़ का। ये हो गया। उसके बाद यदि अपन गुजरात के बेल्ट की बात करें तो ये है बड़ोदरा का क्षेत्र, ये जो बड़ोदरा ये आया था। और इसके अलावा पंचमहल, तो ये बेल्ट है वो पंचमहल का है। दोनों जिले हो गए। वैसे ये पूरा एरिया पास पास ही पड़ता है। एमपी की बात करें तो ये है झाबुआ और ये है रतलाम। झाबुआ, रतलाम और धार की बात की थी, ये धार क्षेत्र है। ये तो यहां से लेकर के ये देखो पूरा सटा हुआ बेल्ट आता है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें, औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और धुले। ये जलगांव का एरिया पड़ता है, ये जलगांव का। उसके बाद ये धुले का एरिया पड़ता है, ये औरंगाबाद का एरिया पड़ता है, ये अहमदनगर का एरिया पड़ता है, अहमदनगर का। और ये नासिक का एरिया पड़ता है। तो ये पूरा महाराष्ट्र का बेल्ट है। ये एमपी का बेल्ट है, ये यहां तक का क्षेत्र। और ये गुजरात का बेल्ट है और ये राजस्थान का बेल्ट है। विस्तार से देख लें और विस्तार से देख लें। डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये राजस्थान का बेल्ट है। रतलाम, झाबुआ, धार ये एमपी का बेल्ट है। पंचमहल, बड़ोदरा ये गुजरात का बेल्ट है। महाराष्ट्र की बात करें, नासिक, जलगांव, धुले, औरंगाबाद और अहमदनगर ये महाराष्ट्र का बेल्ट है। तो ये हो गया भीलों का निवास क्षेत्र। क्लियर? उसके बाद आएगी भीलों की अर्थव्यवस्था।